अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम हमारी फर्स्ट ईयर की साइकोलॉजी की सीरीज़ को आगे लेकर जाएंगे, जिसमें हम लेक्चर नंबर 7 देख रहे हैं और ये लेक्चर हमने लिया है चैप्टर नंबर 2 असलेबी तहकीक से। आज हम हमारा बात नंबर 2 पढ़ रहे हैं, यानी कि दूसरा चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम पढ़ रहे हैं असलेबी तहकीक यानी कि मेथड ऑफ रिसर्च। ये यहाँ पे असलेब का जो मतलब है वो है मेथड और तहकीक का मतलब है रिसर्च। तो आज हम अपने इस चैप्टर को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम देख लेते हैं तहकीक क्या है और इसके मायने और अहमियत क्या है। तहकीक का मतलब होता है रिसर्च करना, यानी कि आपके पास कोई हक़ाइक़ कोई पहले से मौजूद है, उनकी दोबारा तलाश करने का अमल जो कहलाता है वो तहकीक कहलाता है। मतलब किसी की गई रिसर्च के ऊपर या की गई सर्च के ऊपर दोबारा से रिसर्च करना आपके पास तहकीक कहलाता है। यानी एहतियात से हक़ाइक़ की जुस्तजू और तफ्तीश करना, यानी कि ध्यान रखते हुए आपके पास जो हक़ाइक़ आपको मिले हैं, जो हकीकत मिली है, उसकी तफ्तीश करने का अमल तहकीक कहलाता है। तफ्तीश से मुराद साइंसी तरीका होता है। यहाँ पर मतलब साइंसी तरीके से मालूम किए गए या मालूमात के जो अंबार होंगे वो हक़ाइक़ की तलाश में होंगे, क्योंकि हम कह रहे हैं मतलब पिछले लेक्चर में या पिछले चैप्टर नंबर 1 में हम बार बार कह रहे थे कि साइकोलॉजी ही जो है वो साइंस है। तो यहाँ पर जो तहकीक है वो भी साइंस की बेस पर की जाएगी और उनमें हमारे पास जो भी मालूमात आएंगी उनको हम उनके हक़ाइक़ को तलाश करेंगे। तहकीक पहले से मालूम शुदा हक़ाइक़ की जाँच पड़ताल करती है और तहकीक में आपकी साइंसी तजर्बाती और बराह रास्त मुशाहिदे पर होती है। मतलब आप साइंसी तरीके से भी मुशाहिदा करते हो, तजर्बाती तरीके से भी करते हो, बराह रास्त भी करते हो। तो इन 3 तरीके से आप रिसर्च करते हो। कोई भी साइंस या इल्म इस वक्त तक मुनज़्ज़म और काबिल एतबार नहीं कहलाता जब तक ये तहकीक पर मबनी ना हो। वो कहते हैं कोई भी आपने कोई साइंस ली या किसी इल्म या किसी चीज़ को अगर आपने मुनज़्ज़म करना है या उसे काबिल एतबार बनाना है तो उसके लिए तहकीक करना लाजमी होता है। तहकीक का बड़ा मकसद इल्लत और मालूल है। इल्लत कहते हैं सबब, मतलब किसी चीज़ का सबब बनना, यानी कि कौन सा वाक़या या मुतग़य्यर या सबब होगा कि क्या वजह बनेगी जिस पे हम तहकीक करेंगे, और एंड पे उसका रिज़ल्ट यानी कि मालूल क्या निकलेगा वो हम पढ़ेंगे। दूसरे लफ्ज़ों में साइंसी दरियाफ्त का जो ये मतलब साइंसी दरियाफ्त में मालूम करने का अमल है। किसी भी तहकीक को हक़ाइक़ को मालूम करने का इल्म है। कुछ मुतग़य्यरात के दरमियान इल्लत और मालूल का ताल्लुक़ किया जा सकता है और कुछ में नहीं भी होता। इसी तरह तमाम अलूम अपनी तहकीक और दरियाफ्त के लिए कुछ तरीक़े का इस्तेमाल करते हैं और हर साइंस को अपने मज़मून से मुतल्लिक़ कोई ना कोई हक़ाइक़ मालूम करने के लिए किसी किस्म के असलूब यानी कि तरीक़ेकार की ज़रूरत पड़ती है और इन असलेब और तरीक़ों में ज़रूरत और सूरत हाल के मुताबिक बनाई जाती है। अब हम देखते हैं, आप ये लास्ट वाला चाहे ना भी करें, इसमें इसकी मेन डेफिनेशन तहकीक से लेके यहाँ तक हक़ाइक़ की तलाश करना यहाँ तक लिख सकते हो और उसके बाद यहाँ से आप शुरू कर सकते हो कि कोई भी साइंसी या इल्म अलूम ये जो इल्लत और मालूल बनता है यहाँ तक, तो ये भी बन जाता है। और नहीं तो आपसे MCQs ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है तो इतना बहुत है। इसके बाद अब हम तरीके देख लेते हैं कि तहकीक करने के तरीके कौन कौन से हैं। तो तहकीक करने के हमारे पास बेसिकली 4 तरीके हैं: मुशाहिदाती तरीका, तजर्बाती तरीका, सर्वे का तरीका और केस हिस्ट्री या मुताले अहवाल का तरीका। तो मुशाहिदाती जो तरीका है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस। तहकीक क्या है अभी हमने पढ़ा है, हमने ये भी पढ़ लिया है कि तहकीक की कितनी इक़साम या कितने तरीके हैं या असलेबी तहकीक क्या है। तो असलेबी तहकीक के 4 तरीके हमने पढ़े हैं, जिनमें से ये मुशाहिदाती तरीका इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। और एक टॉपिक और आपके पास आता है कि हमने तहकीक तो पढ़ लिया, हमें ये तो पता होना चाहिए कि तहकीक की इक़साम कितनी है। तो तहकीक की 2 इक़साम हैं, खालिस तहकीक और इतलाक़ी तहकीक। खालिस तहकीक हम पढ़ लेते हैं। खालिस तहकीक पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, खालिस तहकीक जो होती है वो इंसानी किरदार को समझने के लिए की जाती है। खालिस तहकीक यानी कि प्योर रिसर्च जो है वो किसी भी इंसानी किरदार को समझने के लिए की जाती है। अब लफ्ज़ों में क्या है वो पढ़ लेते हैं। खालिस तहकीक का मकसद हक़ाइक़ को जानना, मतलब आपके पास जो हक़ाइक़ जमा हुए हैं उनको जानना समझना कि ये क्या है, क्योंकि नफ्सियात फ़र्द के किरदार का साइंसी मुताला कर रही है। क्योंकि हमने पढ़ा कि नफ्सियात क्या है, किसी भी फ़र्द के ज़हनी अमार और किरदार का मुताला करती है। इसलिए खालिस तहकीक में किसी मसले की मुनासबत से फ़र्द के मुख्तलिफ किरदार और पहलू या शख्सियती औसाफ की जाँच की जाती है। तो खालिस तहकीक में क्या किया जाता है, किसी भी फ़र्द की किरदारी पहलू या शख्सियती औसाफ की उसकी शख्सियत में कौन कौन सी खूबियाँ हैं उनकी जांच पड़ताल करने का अमल खालिस तहकीक कहलाता है।
اور عام لفظوں میں انسانی کردار کو سمجھنے کے لیے ہم خالص تحقیق کا استعمال کرتے ہیں۔ اطلاقی تحقیق کر لیتے ہیں۔ اطلاقی تحقیق میں ہم نارمل ہے کہ ہم جو کسی شخص کا کردار جانچ رہے ہیں اس کے اوپر جو اثر انداز ہونے والے عوامل ہیں ان کو دیکھنا ہے، یعنی کہ آپ کسی فرد کا کردار جانچ رہے ہو تو اس دوران اس کے اوپر جو عوامل اثر انداز ہو رہے تھے ان کو جانچنا اطلاقی تحقیق کہلاتا ہے۔ اطلاقی تحقیق کسی مسئلے کے حل کے لیے مختلف عوامل کا اثر دیکھنے کے لیے منضبط شرائط کے تحت مشاہدہ کرتی ہے۔ شماریاتی لحاظ سے حقائق کا تجزیہ کر کے، یوں کہہ لو کہ شماریاتی طور پر کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جو بھی حقائق جمع کیے ہیں ان کا تجزیہ یعنی کہ ان کی ڈیپلی اسٹڈی کرتی ہے، پھر اس کے بعد تحقیق کا مقصد حاصل کرنے کے لیے ان حقائق کی ترقی اور ترمیم میں اپنا کردار ادا کرتی ہے، مطلب ان کو ترتیب دیتی ہے اور ان کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کرنا۔ دیگر تمام علوم کی طرح اپنی خوبیاں اور خامیوں کے باوجود نفسیات بھی تحقیق کے منظم اور معروضی طریقہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ معروضی طریقہ کیا ہے یہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے۔ ان میں ہر طریقے سے یعنی کہ جو خالص طریقہ ہوگا وہ انسانی کردار اور اطلاقی طریقہ میں کردار میں مطلوبہ ترمیم و تبدیلی لانے میں مدد دیتا ہے۔ مطلب خالص طریقہ کیا ہے، کوئی بھی انسان کا کردار سمجھنے میں مدد دیتا ہے، پھر انہی کردار میں اگر آپ کوئی چینجنگ کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے بھی اطلاقی تحقیق کام کرتا ہے، کیونکہ اطلاقی تحقیق میں ہم کیا کام کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی مسئلہ آ رہا ہے کسی کا یا کسی بھی انسان کا فرد کا کردار ہے تو اس پر جو عوامل اثر انداز ہوتے ہیں ان کو دیکھنے کا عمل یا ان کو مشاہدہ کرنے کا عمل اطلاقی تحقیق کہلا رہا تھا۔ تو اب ہم نے پڑھ لیا ہے کہ کتنی تحقیق تھی، خالص تحقیق جو انسانی کردار کو سمجھنے کا کام کرتا ہے، اطلاقی تحقیق جو اس میں ہونے والی چینجنگ پر کام کرتا ہے کہ اس میں کون کون سی چینجنگز یا کون کون سے عوامل اثر انداز ہو رہے ہیں وہ۔ اس کے ساتھ ہمارا لیکچر یہیں پر مکمل ہوتا ہے اور نیکسٹ لیکچر ہم دیکھیں گے ہمارا مشاہداتی طریقہ۔ تو مشاہداتی طریقہ کو ہم کمپلیٹلی پڑھیں گے کہ وہ کیا ہوتا ہے اور اس کی ٹائپس کیا ہیں۔ نیکسٹ لیکچر ہمارے پاس ہے مشاہداتی طریقہ، اس کو ہم ڈیپلی اس لیکچر میں نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ شکریہ، تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔